हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा, पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। तो बेटा देखो, 9th क्लास का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल आज हम लेके आए हैं। बहुत बच्चों को इस चैप्टर में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत दिक्कत रहती है, बहुत डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर। बेटा इस चैप्टर की वीडियो सीरीज आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से हम इस चैप्टर को समझाएंगे। तो बेटा देखो, चैप्टर का नाम क्या है। पहले चैप्टर के नाम पे जाते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इस चैप्टर में हमें एटम के बारे में पढ़ना है। एटम क्या होता है, ये वर्ड कहां से आया, पूरी इसकी हिस्ट्री जानेंगे पहले तो, और फिर एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर बात करें तो एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़ एक इंडियन फिलोसफर है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं एटम की। एटम वर्ड कहां से चला था, कहां से स्टार्ट हुआ, दुनिया में आया कैसे। एटम अभी फिलहाल तो आप जानते हैं एटम क्या होता है, लेकिन ये कैसे आया, थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखो, एक इंडियन फिलोसफर थे बेटा महर्षि कन्नड़। ऋषि वगैरह हुआ करते थे इंडिया में, तो ये भी ऋषि थे। महर्षि बहुत ही जाने माने महान ऋषि थे, महर्षि कन्नड़। इन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया मैटर से बनी है। ये पूरी की पूरी दुनिया जो है मैटर से बनी है। बिल्कुल ठीक बात है, मैटर से बनी है, हमने पढ़ा था, है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में पढ़ा था मैटर। अब पूरी दुनिया मैटर से बनी है तो मैं मैटर को तोड़ता जाऊं। महर्षि कन्नड़ ने कहा कि मैं इस मैटर को तोड़ता जाऊंगा। बहुत बड़ा सा पार्ट है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और छोटे छोटे। मैं किसी भी मैटर को वहां तक तोड़ता जाऊं जहां तक जाके वो टूटना बंद हो जाए, यानी इनडिविजिबल हो जाए। इनडिविजिबल यानी अब आगे वो और डिवाइड नहीं हो सकता। किसी भी मैटर को तोड़ तोड़ के उसका इतना छोटा पार्ट बना दूं कि वो आगे टूट ही ना सके, इनडिविजिबल हो जाए, आगे हम उसको डिवाइड ही ना कर सकें, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु। इन्होंने कहा एक जो मैटर है हम उसको तोड़ तोड़ के सबसे छोटे पार्ट में ले आएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में ले आएंगे, और जिसका नाम हम देंगे परमाणु। एटम को कहते हैं ना हिंदी में परमाणु। एटम को हिंदी में परमाणु ही तो कहते हैं। वो बेटा महर्षि कन्नड़ ने ही दिया था। महर्षि कन्नड़ ने कहा था कि कोई भी मैटर लो और उसको तोड़ तोड़ कर इतना छोटा पार्ट उसका कर दो कि वो इनडिविजिबल हो जाए, डिवाइड होना बंद हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे परमाणु। एटम को हिंदी में परमाणु ही कहते हैं। परमाणु वर्ड जो है वो इंडिया से आया हुआ है, महर्षि कन्नड़ ने कहा था। बात समझ आई बेटा? किस मैटर, ये पूरी दुनिया मैटर से बनी है। फिर से बताता हूं, ये पूरी दुनिया मैटर से बनी है, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, कोई भी चीज है, टेबल है, चेयर है, एनीथिंग। मैटर क्या था, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था। मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ये तो था मैटर, और पूरी दुनिया मैटर से बनी है। अब मैटर को हम तोड़ तोड़ के इतना छोटा कर दें कि वो इंडिविजिबल हो जाए। इंडिविजिबल यानी उसके आगे डिवाइड ही ना हो सके, सबसे छोटे रूप में ले आए उसको, सबसे छोटे पार्ट में, उसी को बोलते हैं परमाणु। दैट इज एटम। यही है बेटा एटम। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। डेफिनेशन लिख देता हूं मैं एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी यूनिट को एटम करते हैं, एटम कहते हैं। एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम जो है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी ये आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम सबसे छोटी यूनिट है मैटर की, जो कि इंडिविजिबल है। मैटर को हम तोड़ तोड़कर सबसे छोटे पार्ट में ले आए, जिसको हमने कहा एटम, हिंदी में जिसको कहते हैं परमाणु। इसकी शुरुआत करी थी महर्षि कन्नड़ ने। बात समझ आई बेटा? महर्षि कन्नड़ ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था कि किसी भी मैटर को आप सबसे छोटे इंडिविजिबल यूनिट में ले आओ तो वो परमाणु होता है, दैट इज एटम। उसी को हमने नाम दिया एटम।
बात समझ आई? इतना नोट करो बेटा फटाफट, आगे की बात बताता हूं फिर। हो गया बेटा नोट? डेफिनेशन नोट कर लो। इंडियन फिलोसफर महर्षि कन्नड़ ने दिया था, ये सब नोट कर लो। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं। इसके बाद क्या था? इसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसफर्स आए, कुछ ग्रीक फिलोसफर्स आए जिन्होंने कहा कि मैटर को इतना ज्यादा डिवाइड किया जाए, इतना ज्यादा तोड़ा जाए कि वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल बन जाए, जिसको नाम दिया गया एटम। इसमें कौन कौन से थे ग्रीक फिलोसफर? एक तो थे डेमोक्रिटस और एक थे आपके ल्यूसिपस एंड डेमोक्रिटस। ये कुछ ग्रीक फिलोसफर थे जिन्होंने बताया कि मैटर को तोड़ते जाओ, मैटर को तोड़ते जाओगे तो जो सबसे छोटा पार्टिकल बनेगा, जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए, इंडिविजिबल पार्टिकल, उसको बोला जाएगा एटम। कुल मिला के बात वही है जो हमारे इंडिया के महर्षि कन्नड़ ने कही थी कि मैटर को तोड़ते जाओ, सबसे छोटा मिलेगा परमाणु। इन्होंने वही बात दूसरी लैंग्वेज में बोली कि मैटर को तोड़ते जाओ, सबसे छोटा पार्टिकल मिलेगा, और उसको नाम दिया इन्होंने एटम, जिसको हमारे महर्षि कन्नड़ ने बोला था परमाणु। वही है ये एटम, नाम यहां से आया। तो इंडियन फिलोसफर ने परमाणु कहा था, ये ग्रीक फिलोसफर जो है हमारे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने नाम दिया बेटा एटम। कुल मिला के बात वही है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे छोटी यूनिट को हम एटम कहते हैं, जो कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, यानी सबसे छोटा पार्टिकल है। इसके बाद इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये इंडियन फिलोसफर ने भी बताया, ये ग्रीक फिलोसफर ने भी बताया। बात एक ही है, परमाणु कहो हिंदी में या इंग्लिश में कहो एटम। बात समझ आई बेटा? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद एटम की डेफिनेशन नोट कर लो, ठीक है बेटा? आई होप एटम बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा कि एटम है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम एटम, ठीक है बेटा? अब इसके बाद क्या हुआ? एटम पढ़ लिया हमने, एटम समझ आ गया, एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल है। इसके बाद बेटा दो साइंटिस्ट आए, एक तो थे हमारे लेवोइजर, एक साइंटिस्ट थे बेटा हमारे लेवोइजर, और एक साइंटिस्ट थे हमारे, एक लेवोइजर थे और एक थे प्राउस्ट। यस, एक थे हमारे बेटा प्राउस्ट। दो साइंटिस्ट आए, लेवोइजर और प्राउस्ट। इन्होंने कहा कि एटम वेटम तो समझ गए कि मैटर को तोड़ दो, सबसे छोटी पार्टिकल बना दो, इंडिविजिबल पार्टिकल बना दो, वो एटम है। बात समझ गए, एटम है। अब एटम जब केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट अदा करता है, जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है, एटम से केमिकल रिएक्शन होगी एलिमेंट से, तो जब भी कोई एटम केमिकल रिएक्शन में अपना पार्ट, अपना रोल अदा करेगा, तो उसके कुछ लॉ बताए इन्होंने बताए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में अपना रोल अदा करेगा, पार्ट लेगा, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एटम आएगा और मिलेगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी, तो उस केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ दिए इन दोनों ने। लेवोइजर और प्राउस्ट ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉ दिए। दो लॉ थे बेसिकली, दोनों लॉ बताता हूं आपको। एक तो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक तो था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों आपको आपकी बुक में अच्छे से मिल जाएंगे पढ़ने को। यहां समझो होते क्या है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन।
एक लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को कहते हैं, किसी बुक में आपको ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से मिलेगा, किसी बुक में आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बाद नाम से मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लो या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कह लो, दोनों एक ही बात है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दो लॉ दिए थे जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ये दिए थे हमारे लेवोइजर और प्राउस्ट ने। कोई दिक्कत? अब मेन चीज आती है, ये लॉ कहते क्या हैं, इन लॉ का मतलब क्या है। मेन तो ये लॉ हैं, ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। अब समझो, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, जैसे हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के हम वाटर बनाते हैं, ये रिएक्शन सब जानते हैं। वाटर होता है H2O, हाइड्रोजन मिलाते हैं और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो वाटर बनता है ना। बैलेंसिंग वगैरह बाद की बात है, फिलहाल समझो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। देखो ये केमिकल रिएक्शन है पूरी, ये एक केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से समझना बेटा इस बात को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास घटेगा ना तो मास बढ़ेगा, यानी ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते थे हम, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, बात समझो ध्यान से, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो बनाया जा सकता है अपनी तरफ से कि हम मास बढ़ा दें, ना मास को मिटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि हम मास को डिस्ट्रॉय कर दें। मास को ना हम क्रिएट करेंगे ना डिस्ट्रॉय करेंगे, यानी कुल मिला के पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब समझो मतलब क्या है। देखो ये केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, वाटर बन गया। ये रिएक्शन बहुत इजी सी रिएक्शन है, इस एग्जांपल को लेके बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो जिन चीजों को हम मिला रहे हैं, यानी एरो से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड। इन दोनों को मिला के जो बना, यानी एरो के राइट हैंड साइड जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। बात समझ आई? ये केमिकल रिएक्शन है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड होते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं जिनको हम रिएक्ट करा रहे हैं। एरो के राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड होती है, ये इन रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट मिला, इन दोनों को मिला के क्या बना, तो इसका नाम देते हैं प्रोडक्ट साइड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट साइड का जो मास होगा वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के मास के। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैंने अभी बताया था। मास को ना बना सकते ना मिटा सकते, मास पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। यानी दो चीजें हमने मिलाई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी रिएक्टेंट साइड का जो मास था और प्रोडक्ट साइड जो, अब प्रोडक्ट जो बन के आया वाटर, उसका जो मास है, ये दोनों मास इक्वल होंगे, यानी मास ना तो घटा ना तो बढ़ा, जितना था उतना ही है। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ आई? देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो रिएक्टेंट साइड का अगर हम देखें 2 + 16 18 है। तो प्रोडक्ट का देखो, प्रोडक्ट में क्या है, वाटर के अंदर क्या है, H2O, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16 + 2 यहां भी 18 है। रिएक्टेंट साइड का मास भी 18, प्रोडक्ट साइड का मास भी 18। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्व है पूरी केमिकल रिएक्शन में, जो मास रिएक्टेंट साइड होगा वही मास प्रोडक्ट साइड होगा। मास ना बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा। या दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट साइड का मास, sum of all the masses of reactant side is always equals to the sum of all the masses of product side. reactant side का मास प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर होगा। that is law of conservation of
मास। कोई दिक्कत? समझ आया अच्छे से? चलो, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही अच्छे तरीके से इजी सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखो, दूसरा भी बताता हूं। दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब देखो, इसको भी एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल लो इसका भी, वाटर। वाटर का फॉर्मूला H2O। देखो, वाटर जब हमने बनाया, वाटर का फॉर्मूला हमेशा H2O होगा। वाटर जब हमने बनाया तो 2 हाइड्रोजन लगे, है ना, और 1 ऑक्सीजन लगा। इन दोनों को मिला के तो वाटर बना। हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला दिया, तभी तो वाटर बना। यहां अगर मैं बोलूं तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1। हाइड्रोजन का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का हुआ 2, है ना। ऑक्सीजन का मास होता है 16। चलो, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसको अगर मैं रेशो में लिखूं तो 2:16, या अगर काट दें 2 1 जा 8 जा तो 1:8। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जब भी वाटर बनेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशो 1:8 ही होगा। चाहे हम बर्फ ले लें, आइस, चाहे हम वाटर लिक्विड फॉर्म में ले लें, चाहे हम वाटर वेपर फॉर्म में ले लें, चाहे हम नदी का पानी ले लें, चाहे हम समुद्र का पानी ले लें, चाहे हम तालाब का पानी ले लें, चाहे हम अपनी टंकी का पानी ले लें, चाहे हम अपने आरओ का पानी ले लें, वाटर जहां भी मिलेगा वहां उस वाटर के अंदर H2O से बना है वो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशो होगा वो 1:8 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह लो या डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक ही बात है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि जिन 2 एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड हमने बनाया है, जैसे H2O कंपाउंड हमने वाटर बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के, तो 2 एलिमेंट को मिला के जो हमने कंपाउंड बनाया है, उस कंपाउंड के अंदर उन दोनों एलिमेंट का जो रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। अब वाटर के चाहे आप 10 मॉलिक्यूल ले लो, तो 10 के 10 में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। अब चाहे वाटर आप समुद्र का ले लो, चाहे वाटर आप आरओ का ले लो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 ही रहेगा। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जो प्रोपोर्शन है, जो रेशो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एलिमेंट्स का कंपाउंड के अंदर। बात समझ आई? ये बेटा दोनों लॉ थे जो कि दिए थे लेवोइजर और प्रोस्ट ने, जिनको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। 2 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दोनों ही लॉ मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दिए। ठीक है बेटा, बाकी नोट्स वोट्स इनको पढ़ना लिखना वो सब बुक कॉपी में बहुत मिल जाएगा। मेन चीज होता है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो भी टॉपिक है वो समझ में आना चाहिए। नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों लॉ आई होप अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कभी चेंज नहीं होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का रेशो, एलिमेंट के मासेस का रेशो यानी जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दोनों लॉ के मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको नोट कर लो बहुत ही सुंदर तरीके से, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। अब ये लेवोइजर और प्रोस्ट ने दोनों लॉ दे दिए, दोनों लॉ आपको अच्छे से समझ में आ गए। इसके बाद बेटा है एक साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। इस चैप्टर में जॉन डाल्टन का बहुत बड़ा रोल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर की, जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो अब हुआ क्या देखो, ये जो हमारे लेवोइजर और प्रोस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था बेटा 1774 में। इसके कुछ सालों बाद यानी 18th सेंचुरी के आसपास, 1808 के आसपास, जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी। चलो उसको पढ़ते हैं, खैर इसको रफ करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इसके बाद भैया आ गए डाल्टन।
और डेल्टन भैया का बहुत बड़ा खेल है इस चैप्टर में, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत एग्जाम में आती है। चलो अब कहानी शुरू होती है चैप्टर की डेल्टन भैया से। सर जॉन डेल्टन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए थे लेवोइजर और प्रोस्ट ने दिए थे, उससे पहले महर्षि कन्नड़ ने बताया था, ग्रीक फिलोसोफर थे ल्यूसिपस, उन्होंने बताया था। अब कहानी आती है डेल्टन की 18th सेंचुरी में। अभी तक अब बात हो रही थी 18th सेंचुरी से पहले की, 18th सेंचुरी से पहले की बात हो रही थी। अब 18th सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुई तो एक साइंटिस्ट आए, जॉन डेल्टन, सर जॉन डेल्टन, महान साइंटिस्ट थे इसलिए सर बोलना पड़ता है। सर जॉन डेल्टन आए, इन्होंने भी वही बातें बताई कि मैटर को आप तोड़ दो, इंडिविजिबल पार्टिकल बना दो, सबसे छोटा पार्टिकल जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी मैटर की उसको एटम कहते हैं। इन्होंने भी वही बात बोली, लेकिन इन्होंने जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन अभी हमने पढ़े उसको थोड़ा अच्छे से और डीपली पढ़ाया और डीपली बताया, और ये थ्योरी इनकी जानी जाती है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलो अभी तक जो हमने 17th सेंचुरी में पढ़ा था, अब 18th सेंचुरी में जॉन डेल्टन उसी को बताएंगे और बहुत अच्छे से बताएंगे। चलो पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। डेल्टन ने कहा कि एटम्स आर वेरी टिनी पार्टिकल्स, टिनी यानी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कि एटम जो है वो बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। देखो कुल मिला के डेल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वही सब ये बताएंगे, जो अभी तक बाकी साइंटिस्ट ने बताया वही ये बताएंगे। ये थोड़ा विस्तार से बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे चीजों को, बाकी चीजें वही हैं जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। डेल्टन की थ्योरी वो अभी तक जितने साइंटिस्टों ने जो जो बोला वही डेल्टन की थ्योरी है। तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हम पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ो। एटम्स आर वेरी टिनी पार्टिकल, एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। बहुत आसान सी बात है। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल। दूसरी बात इन्होंने बोली कि एटम जो हैं वो इंडिविजिबल हैं, एटम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम ऑलरेडी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की ऑलरेडी स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता बेटा। फिर से बताता हूं, एटम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। एटम इंडिविजिबल है, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, जिसको कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये लाइन भी इसी में ऐड कर लो सेकंड पॉइंट में, कि एटम आर इंडिविजिबल एंड एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कुल मिला के अभी जो पढ़ा था डेल्टन उसी को रिपीट कर रहे हैं, बाकी जितने भी साइंटिस्टों ने थ्योरी दी थी उसी को डेल्टन समझा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। डेल्टन ने कहा एटम बहुत छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। दूसरे पॉइंट में कहा डेल्टन ने कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। लेकिन एक बात और बोली, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं वाटर वाला। चलो, 2 हाइड्रोजन मिलाए, 1 ऑक्सीजन मिलाया, वाटर बन गया H2O, है ना।
अभी ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये केमिकल रिएक्शन ठीक नहीं है, वो बाद की बात है, अलग बात है। कोई आपको कहने लगे कि ये क्या पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शन ही गलत है, मैं केमिकल रिएक्शन गलत है या सही है वो बात नहीं कर रहे, अभी हम डेल्टन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान दो। दो हाइड्रोजन मिलाए, एक ऑक्सीजन को मिलाया, ये रिएक्टेंट साइड है, इससे एक प्रोडक्ट मिला दैट इज वाटर, है ना, ऐसी बनता है वाटर। अच्छा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है? अब देखो, रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन थे, एक ऑक्सीजन था, रिएक्टेंट साइड में दो हाइड्रोजन के एटम थे, एक ऑक्सीजन का एटम था, प्रोडक्ट साइड में भी दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। क्या कोई एटम बढ़ गया प्रोडक्ट में? ना ना ना। क्या कोई एटम घट गया? ना ना ना। बात तो वही हो गई ना, देखो यही तो बोला, डेल्टन ने भी तो ये बोला, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट हो जाएगा और ना ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे जो हमने मिलाया वही तो बना, जो हमने दिया वही तो हमें आउट, जो इनपुट हमने दिया वैसा ही तो हमें आउटपुट मिला। हमने इनपुट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिए थे, हमें आउटपुट में भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिले हैं, या कैल्शियम थोड़ी ना मिल गया, सोडियम थोड़ी ना आ गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। एटम ना क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हमेशा जो डाला है वैसा ही फल मिलेगा। बात समझ आई? चलो आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट बोला डेल्टन ने कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन मास, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन मास एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है अभी समझाता हूं, देखो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये है बेटा, देखो हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, हमने किसी चीज का, है ना, किसी भी चीज का ले लो, लोहे का ले लिया, हमने एक लोहे का, आयरन का छोटा सा टुकड़ा लिया। अब पहले आपको बता दूं मैं, आयरन का सिंबल Fe होता है, अभी बाद में पढ़ेंगे हम, सिंबल विंबल की कहानी बाद में आएगी, आपने एटॉमिक उसमें पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, आयरन का सिंबल Fe होता है। तो हमने एक आयरन का पीस लिया छोटा सा, इसमें बहुत सारे आयरन के एटम है, बहुत सारे आयरन के एटम है, Fe भरे पड़े, इसमें आयरन के एटम ही एटम है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये सारे एटम सेम एलिमेंट के हैं, सारे आयरन के ही तो हैं। तो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आइडेंटिकल इन मास होंगे, यानी आयरन का चाहे आप ये वाला उठा लो और एक ये वाला उठा लो एटम, इस पूरी शीट में से हमने आयरन के एक ये वाला और एक ये वाला एटम उठा लिए, तो इसका जो मास होगा बेटा उतना ही मास तो इसका होगा, दोनों आयरन के ही तो एटम है। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल इन मास, यानी मास में हमेशा सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी हमेशा सेम होगी। अरे इस वाले, ये वाला आयरन जो केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी वही वाला करेगा, ये भी सारे सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। बहुत आसान सी बात डेल्टन ने बोली कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो मास में भी आइडेंटिकल होंगे और सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। भैया ये तो सिंपल सी बात है, अब इसमें सारे आयरन के एटम है तो सबका सेम ही तो मास होगा, सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी। अरे आइडेंटिकल तो होंगे, सेम एलिमेंट है भैया, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं, बहुत आसान सी बात थी। फोर्थ पॉइंट, चौथी बात डेल्टन ने बोली कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब बात आई डिफरेंट एलिमेंट की, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब हुआ? अरे भैया इसका जस्ट उल्टा है, ये सेम एलिमेंट के एटम थे तो मास में भी सेम थे, प्रॉपर्टी भी सेम थी।
अब डिफरेंट एलिमेंट के अगर एटम लोगे तो डिफरेंट ही मास होगा और डिफरेंट ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसका भी एग्जांपल देख लो। अब हमने सपोज इसमें हाइड्रोजन भरे हुए हैं, है ना, इसमें हीलियम भरे हुए हैं, हमने एक इसमें से उठा लिया, एक इसमें से, एक एटम तो इस वाले कंपाउंड में से ले लिया, एक एटम इस वाले कंपाउंड में से, यानी एक हाइड्रोजन निकाल लिया, एक हीलियम। हैव, देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दोनों डिफरेंट एलिमेंट के एटम लिए हमने। हैव डिफरेंट मास, डिफरेंट तो हो गई, हाइड्रोजन का 1 होता है मास, हीलियम का 4, है ना। पीरियोडिक टेबल में देखो जाके, हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4। अरे भैया डिफरेंट एलिमेंट है तो मास डिफरेंट होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। हाइड्रोजन अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, हीलियम अपनी अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। बात समझ आई? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, दोनों का मास डिफरेंट होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। और अगर सेम एलिमेंट है तो सेम ही मास होगा और सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये 4 पॉइंट आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, चारों पॉइंट बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए। फटाफट इनको नोट कर लो बेटा, आगे 2 पॉइंट और बचे, फटाफट समझाता हूं, जल्दी नोट करो। हो गया बेटा नोट? चलो 1 2 3 4 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट और हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के, वो भी बहुत आसान है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। डेल्टन जी, डेल्टन भैया जो बता रहे हैं वो ऑलरेडी जो बाकी साइंटिस्ट बता के गए थे वही बता रहे हैं, लेकिन उसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलो कोई बात नहीं, 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट, डेल्टन ने कहा कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और इन अ कंपाउंड इन फिक्स्ड रेशो। वही बात घुमा फिरा के फिर से आ गई, जो आपका वो था ना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसी को इन्होंने समझाया, ये वही है। कुल मिला के मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये 5th पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का वही कहता है कि कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन में या कंपाउंड में जिसमें वो अपना पार्ट ले रहा है, टेक पार्ट कर रहा है, उसमें हमेशा फिक्स्ड रेशो में होगा। एग्जाम्पल फिर से वही ले लेते हैं, वाटर, वाटर बोले तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी इसका मास 2, 2 हाइड्रोजन है, इसका मास 16, ये कट गया तो 1:8 के मास में हमेशा H2O वाटर बनेगा। दैट इज अ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये 5th पॉइंट वही बता रहा है कि एटम हमेशा फिक्स्ड रेशो में मिलेंगे। कंपाउंड जो भी वो कंपाउंड बना रहे हैं, जो भी केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट कर रहे हैं और कंपाउंड बना रहे हैं, उसमें वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में मिलेंगे। और दूसरी बात, हमेशा होल नंबर में मिलेंगे, ये भी कह सकते हो, होल नंबर में मिलेंगे, है ना, होल नंबर में मिलेंगे। एक एटम हाइड्रोजन का, 2 एटम हाइड्रोजन का, ऐसे थोड़ी ना होता आधा एटम हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होता। हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होंगे, एक ही बात है, ये पॉइंट वही है। और होल नंबर में होंगे, ठीक है बेटा, होल नंबर में होंगे। यानी जैसे वाटर है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है ना आधा ऑक्सीजन, है ना, या कह दो 2.25 हाइड्रोजन, ऐसा नहीं होता बेटा। होल नंबर में एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन या कंपाउंड में अपना हिस्सा बराबर रखता है। बहुत आसान सी बात थी ये भी। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में डेल्टन ने कहा कि एटम्स आर exist in fixed relative number and kind of fixed proportion। वही बात आ गई इसमें भी, kind of fixed proportion
कि जैसे, चलो इसको भी समझाता हूं, हालांकि ये दोनों एक ही बात कह रहे हैं, इसमें थोड़ा मास की बात थी, इसमें मैं बताता हूं। देखो, एटम आर एग्जिस्ट इन फिक्स्ड रिलेटिव नंबर क्या कहता है, जो छठा पॉइंट है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये कहता है। इस यही एग्जांपल लेते हैं। देखो, वाटर लिया, फिर से वाटर बना है H2, वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर बना है 2 हाइड्रोजन से, 1 ऑक्सीजन से, है ना। तो इनका जो मास का रेशो था वो कांस्टेंट होता है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है, बात को समझना ध्यान से, कि H2O वाटर जब भी बनेगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, यानी फिक्स्ड रिलेटिव नंबर। एटम जब भी एग्जिस्ट करेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर तो वो फिक्स्ड रिलेटिव नंबर में करेगा। अब H2O जो है, वाटर जो बना है, अब चाहे ये समुद्र हो का पानी हो, चाहे ये वही पहले वाली बात आ गई आरओ का पानी हो, चाहे ये टंकी का पानी हो, चाहे ये तालाब का पानी हो, हमेशा H2O जब बनेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से बनेगा। ये जो फिक्स्ड नंबर है, देखो ना, फिक्स्ड रिलेटिव नंबर यही कहना चाह रहे हैं कि वाटर, एक एग्जांपल बता रहा हूं, वाटर जब भी बनेगा 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब भी बनेगा 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन से बनेगा। इसको बोलते हैं फिक्स्ड रिलेटिव नंबर में ही एटम जो है फिक्स्ड रिलेटिव नंबर में ही एग्जिस्ट करेगा कंपाउंड में, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनना है तो 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन यूज होगा। और देखो, ओजोन लेयर पढ़ते हैं हम, ओजोन लेयर के बारे में सुनते रहते हैं। ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर जब भी बनेगी ऑक्सीजन के 3 एटम मिलेंगे, है ना। फिक्स्ड रिलेटिव नंबर की बात यहां हो रही है कि एटम जब भी किसी कंपाउंड में, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, कोई भी कंपाउंड बनाएगा, तो एक फिक्स्ड रिलेटिव नंबर में बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन फिक्स है, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फिक्स है, ओजोन लेयर में 3 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे फिक्स है। तो इसको बोला एटम आर एग्जिस्ट इन फिक्स्ड रिलेटिव नंबर। ये था आपका लास्ट पॉइंट डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा, यहां आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, एग्जाम में पूछी जाती है बहुत ज्यादा। 6 पॉइंट है इसमें, 6 के 6 पॉइंट बहुत आसान है, जो पहले ही बाकी साइंटिस्ट बोल के गए थे, उसी को डेल्टन ने इस थ्योरी में डीपली और अच्छे से समझाया। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, आगे चलते हैं। आगे और बहुत आसान चैप्टर है आगे, तो चलो रफ कर दें। अब एटम का पता चल गया, रिएक्शन होने लगी, कुछ एलिमेंट्स मिल चुके थे, कुछ एलिमेंट भी मिल गए। अब लॉ भी मिल गए, चलो लॉ की भी बात कर लें, लॉ पढ़े हैं ना अभी 2 लॉ भी मिल गए। एटम का पता चल गया, लॉ का पता चल गया, कैसे केमिकल रिएक्शन में वो टेक पार्ट कर रहे हैं, कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, सब कुछ पता चल गया। इसके बाद कहानी आई कि जैसे हम वाटर बना रहे हैं, वाटर की हम रिएक्शन लिख रहे हैं, वाटर की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का सिंबल H, ऑक्सीजन का सिंबल O। ये तो मॉडर्न केमिस्ट्री में पता चला ना, हमें पहले नहीं पता था, पहले ऐसे लिखते थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो सभी साइंटिस्टों ने कहा कि केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिखना, केमिकल रिएक्शन को ऐसे लिखना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि केमिकल रिएक्शन लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे। यानी कुल मिला के ऐसा कहना चाह रहे थे वो कि ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी नाम है, इनके कुछ सिंबल बनाए जाएं, इनके सिंबल बनाए जाएं। तो सिंबल जब बनाए गए तो डेल्टन ने कहा मैं बताता हूं सिंबल। डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए। डेल्टन ने कहा आप ऐसा करो, आपको ऐसे लिखने में बहुत दिक्कत हो रही है। डेल्टन ने कहा आप ऐसा करो कि आप हाइड्रोजन को, डेल्टन ने क्या किया, सबके सिंबल दे दिए। डेल्टन ने कहा हाइड्रोजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, दैट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। कहा हाइड्रोजन को ऐसे करो, अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे करें, कहा ऑक्सीजन को आप ऐसे करो, है ना, ऑक्सीजन को ऐसे करो, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे, कुछ ऐसा सिंबल था, है ना, कुछ ऐसे सिंबल थे, कुछ ऐसा था पूरा फील्ड अंदर से,
बहुत सारे सिंबल डेल्टन ने दिए, बुक में आप देख लेना, ज्यादा मुझे याद है नहीं, है ना। हाइड्रोजन का ये था, ऑक्सीजन का ऐसा था कुछ, ये याद है। कुल मिला के हुआ क्या, जब केमिकल रिएक्शन वगैरह हम करवाने लगे, होने लगा सब कुछ, तो केमिकल रिएक्शन लिखने में टाइम बहुत कंज्यूम होता था कि केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, वाटर की हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो इसे लिखने में बहुत टाइम लग रहा है। तो डेल्टन ने कहा इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं, आप ये सिंबल बना लो। डेल्टन ने कुछ सिंबल बना दिए कि इन सिंबल से आप केमिकल रिएक्शन लिखो, कि ऐसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर का कुछ सिंबल दिया। कुल मिला के चीजें आसान ना होके और हार्ड हो गई, है ना। डेल्टन इनको आसान करना चाहता था कि ऐसे ना लिख के ऐसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए डेल्टन ने कुछ सिंबल दिए, है ना। ये बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे सिंबल, 2-4 याद कर लेना, याद करने वाला कुछ है नहीं वैसे इसमें। डेल्टन ने कहा कि ऐसे ना लिख के आप ऐसे सिंबल्स में लिखो, इसको सिंबल बनाओ तो आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसे आसान हो नहीं पाया। डेल्टन ने सिंबल तो बना दिए, लेकिन इसलिए ऐसे लिखना और सिंबल में लिखना, सिंबल लिखना और हार्ड हो गया। अब ऐसे सिंबल लिख के आपको पता चल रहा है, उसके लिए सिंबल याद करो, सिंबल बनाओ। सिंबल बनाने में जो टाइम लग रहा था वो तो लिखने में ही टाइम लग रहा था। बात तो अभी भी वही है, बात तो बेटा अभी भी वही है, कुछ फायदा तो हुआ ही नहीं। डेल्टन ने सिंबल दे दिए, सिंबल देने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, पहले मैं साइंटिस्ट का नाम बताता हूं आपको। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जे बेंजिलियस। जे बेंजिलियस ने कहा, अब सुनो, मेन पार्ट यहां आता है। जे बेंजिलियस ने कहा ना तो ऐसा लिखने की जरूरत और ना ही सिंबल याद करने की जरूरत, मैं बताता हूं अब तुम्हें कैसे हम सिंबल बनाएंगे। इन्होंने कहा कि जो भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, कि जो भी एलिमेंट आपके पास हैं, आप उनका फर्स्ट लेटर उठा लो। हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, वही होगा उसका सिंबल। बहुत आसान सी बात इन्होंने आके बोल दी और मजा आ गया, है ना। अब कितना आसान हो गया, पहले ऐसे लिखते थे, फिर सिंबल लिखते थे, ये भी हार्ड था, टाइम कंज्यूम होता था। सिंबल आके तो और हार्ड हो गया। डेल्टन ने सिंबल दिया, आसान कुछ नहीं हुआ और हार्ड हो गया। अब जैसे ही जे बेंजिलियस आए, इन्होंने कहा अरे जो भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर उठा लो, वही उसका सिंबल है। आसान काम हो गया, खेल खत्म। लेकिन इसमें भी आगे चल के कुछ दिक्कतें आई। आगे चल के क्या दिक्कतें आई, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल H ले लिया, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कुछ सालों बाद चल के हमें हीलियम मिला, अब हीलियम का भी फर्स्ट लेटर H है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ रूल्स बनाए गए। इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे, ये तीनों बात समझ आई बेटा, ऐसे लिखा करते थे, फिर डेल्टन ने सिंबल दिए, फिर जे बेंजिलियस ने बता दिया कि फर्स्ट लेटर ले लो। यहां तक काम आसान हो गया था। लेकिन जब हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर लिया H, कुछ सालों बाद हीलियम आ गया, हीलियम का क्या लें, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलके रूल बनाए। अब वो रूल्स पढ़ते हैं, देखो ये चीज बहुत आसान है। अब रूल क्या है, पहला रूल है कि जो फर्स्ट लेटर होगा सिंबल का, फर्स्ट लेटर जो होगा एलिमेंट का, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको सिंबल मान लो और उसको लिखना है कैपिटल लेटर में। पहली चीज तो ये तय हुई। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H, बहुत आसान सी बात है। जो भी एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिख लो, H, वही उसका सिंबल हो गया। पहली बात बहुत आसान है। दूसरी चीज, जब हीलियम आ गया तो क्या करें, हीलियम आ गया तो इन्होंने कहा, यानी सारे साइंटिस्टों ने मिलकर जो रूल बनाया वो रूल ये है कि फर्स्ट लेटर तो लो कैपिटल और उसके बाद सेकंड लेटर ले लो स्मॉल, वो बन जाएगा सिंबल। देखो एग्जांपल, हीलियम, पहला लेटर कैपिटल H, दूसरा लेटर स्मॉल E, तो He बना हीलियम का सिंबल। समझ गए। तीसरा रूल ये आया कि अगर अब भी अगर दो लेटर भी सेम हो रहे हो या दो लेटर से संतुष्ट ना हो या दो लेटर से मजा ना आ रहा हो, तो आप थर्ड लेटर भी ले सकते हो, फोर्थ भी ले सकते हो, यानी एनी।
कोई भी लेटर आप उसके नाम के अंदर से ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आई? जरूरी नहीं है पहले के साथ दूसरा ही लो। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूं, देखो सबके एग्जाम्पल हैं। क्लोरीन, क्लोरीन है ना, पहला कैपिटल सी, दूसरा एच, एच तो क्रोमियम हो जाएगा, नहीं ले रहे, तीसरा ले लो सी एल, दूसरा लेटर तो हमें स्मॉल लिखना है, तो यहां से तीसरा लेटर उठा लिया है, देखो तो Cl किसका सिंबल बना? क्लोरीन का। तो कुछ धीरे धीरे रूल्स मॉडिफाइड हो गए। सबसे पहले कि पहला लेटर लो, पहले लेटर से दिक्कत होने लगी कि पहला कैपिटल ले लो, दूसरा उठा लो स्मॉल में लिख लो दूसरे वाला, जैसे हीलियम का एग्जांपल है He। और ज्यादा मॉडिफाइड होने लगी, दूसरा भी दिक्कत कर रहा है, तीसरा उठा लो, चौथा उठा लो, अरे कोई सा भी लेटर उठा लो, बस याद रखना पहला कैपिटल हो, दूसरा स्मॉल हो, ठीक है। इसके अलावा भी बात ना बने तो चौथा रूल, इंग्लिश वर्ड से ना उठा के किसी और लैंग्वेज से उठा लो, जैसे लैटिन वर्ड से उठा लो, इंग्लिश वर्ड से ना उठा के लैटिन वर्ड से उठा लो। इसका भी एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल देखो, आयरन, ना आई है, ना आर है, ना ओ है, ना एन है, इसका सिंबल क्या होता है आयरन का? एफ ई, आयरन का सिंबल एफ ई होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका लैटिन नेम जो है, आयरन का लैटिन नेम है फेरम, तो फेरम का एफ ई उठा लिया, आ गया। आज समझ आई? जैसे सोडियम है, सोडियम, सोडियम का सिंबल Na होता है, इसको भी लैटिन वर्ड से उठाया हुआ है। तो कुल मिला के रूल्स क्या बनाए गए? पहला लेटर कैपिटल हो, दूसरा लेटर स्मॉल हो, पहला तो पहला वर्ड होगा, दूसरा कोई सा भी उठा सकते हो, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल दिया, देखो थर्ड वर्ड उठाया हुआ है, यहाँ सेकंड वर्ड उठाया हुआ है, यहाँ एक ही लेटर से काम हो गया। तो धीरे धीरे रूल्स मॉडिफाइड हो गए। अच्छा, इंग्लिश वर्ड से नहीं लेना, मतलब लैटिन वर्ड से भी ले रखे हैं, देखो आयरन का फेरम से लिया हुआ एफ ई, सोडियम का Na। बात समझ रहे हो? तो ये सिंबल के लिए फिर रूल्स बनाए गए। जब सिंबल डेल्टन ने जो बनाए थे वो बहुत हार्ड थे, मजा नहीं आया, तो जे लेजिस ने कहा कि आप पहला वर्ड ले लो, पहला वर्ड लेने में दिक्कत होने लगी, तो ये फिर कुछ रूल्स बनाए गए सिंबल के। बात समझ आई? ठीक है बेटा, डेल्टन की थ्योरी पढ़ ली, एटम वर्ड कहां से आया वो पढ़ लिया, एटम क्या होता है वो पढ़ लिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ लिए। डेल्टन के 6 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाए, जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। उसके बाद सिंबल पे क्या क्या डिस्कशन हुए वो पढ़ लिए, लगभग 30-40% चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद बेटा कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जितना भी पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे सुंदर से नोट्स बनाओ और अच्छे से समझो, बहुत बढ़िया चैप्टर है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा।